डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ। सबसे पहले क्यूबा का मिसाइल संकट, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा क्या माहौल बना कि दोनों महाशक्तियां, कौन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ यूएसए और यूएसएसआर, टकराव की स्थिति में आ गई। ऐसा क्या माहौल बना। और जब ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ तो दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक तरह से दो गुटों में बंट गई। मीन बहुत छोटे छोटे देश थे, वो कोई देश एक महाशक्ति के साथ हुआ तो कोई दूसरी के साथ हुआ। तो हमने ये भी पढ़ा दोनों की गुटबाजी। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो दोनों के साथ ही नहीं थे, तो वो तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति जो है वो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। मीन तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, बस दुनिया इससे बची रही। कई जगह विवाद हुए कई देशों में, वहाँ दोनों महाशक्तियाँ अपनी अपनी साइड से समर्थन देने के लिए पहुँच गई। जैसे कोरिया में 1950 से 53, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो में 1960 के दशक की शुरुआत, और कई अन्य जगहों पर दोनों महाशक्तियाँ सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो जब हम शीत युद्ध की दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बंटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। अब कई जगह दोनों महाशक्तियां टकराव की स्थिति में थी। कहाँ? कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में सोवियत संघ भी था, और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी दखलंदाजी कर रहा था। तो यहाँ व्यापक जनहानि हुई इन क्षेत्रों में, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य जो ये विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। दोनों के बीच जो है ना वो बातचीत होनी बंद हो गई। तो इससे गलत बातचीत होनी बंद होती है दो पक्षों के बीच, तो सीधी सी बात है गलतफहमी बढ़ती जाती है। और बातचीत होती रहती है तो गलतफहमी जो है वो एक लिमिट तक आपस में सुलझ जाती है। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। अब दोनों गुट थे, कुछ ऐसे देश थे जो दोनों गुटों में शामिल नहीं थे। उन्होंने इनके बीच संकट को टालने के लिए कई बार कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। गुट निरपेक्ष नाम से स्पष्ट है, जो ना इस गुट का ना उस गुट का। तो भारत भी गुट निरपेक्ष गुट में शामिल था, एक तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन में था। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो भी इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद था, उनके बीच मध्यस्थ बने पंडित नेहरू। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, कांगो में जब विवाद हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभरकर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि इस युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है, दोनों के बीच वॉर नहीं होनी चाहिए। इस समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था, जिससे शीत युद्ध एक प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं बदला। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए। दोनों को टेंशन थी, शंका थी कि कोई एक दूसरे से ज़्यादा स्ट्रोंग ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तो दोनों में हथियारों की होड़ भी बढ़ती गई और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों महाशक्तियां मानती थी कि हथियारों का बड़ा जखीरा ही युद्ध से बचा सकता है। अगर एक पक्ष कमजोर पड़ा तो दूसरा पक्ष उस पर हमला करेगा, तो बेटर है
कि हथियारों का जखीरा बढ़ता रहना चाहिए जिससे दोनों पक्ष संयम बरते। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। मीन एक पक्ष अनुमान लगा सकता था कि उसके पास मेरे से कम हथियार है, तो क्यों ना मैं उस पर हमला कर दूं। ये गलतफहमी भी हो सकती थी। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। एक दूसरे की मंशा क्या है, एक पक्ष की मंशा क्या है, दूसरा पक्ष भूल कर सकता था उसे समझने में, और उस भूल में कहीं हमला ना कर दे, ये भी हो सकता था। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। मीन गलती से ही कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। जैसे अमेरिका वाली साइड में गवर्नमेंट अमेरिका की ना चाहे लेकिन कोई सैनिक या कोई गलती हो जाए तो सोवियत संघ तो यही समझेगा कि अमेरिका ने सीधे हमला किया है, तो ये डर भी था। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि यह तो एक महज दुर्घटना है। जैसे अमेरिका साइड में कोई शरारत कर दे, सरकार उसको समर्थन ना दे, लेकिन कोई शरारत हो जाए या गलती हो जाए, ऐसी कोई गलती हो जाए, देन सोवियत संघ तो तब यही समझेगा कि ये अमेरिका ने हमला किया है, तो दूसरे पक्ष को तो पता ही नहीं चलना। तो देखिए, इसका समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणुक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों ने सोचा कि हथियारों की होड़ बढ़ रही है, इस हथियारों की होड़ को इसको कम किया जाए। तो दोनों ने सोचा कि या तो हथियारों को सीमित या कुछ को समाप्त किया जाए, तो आपस में सहयोग करें, आपस में बैठकर बातचीत करें। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। कौन से समझौते थे? ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कि परमाणु परीक्षण नहीं करें, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, मीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 संधियां, इन तीनों के नेम याद रखोगे। ये 3 संधियां हुई सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हथियारों की होड़ को खत्म करने के लिए। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए, मीन अस्त्रों को सीमित करने के लिए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। अब देखिए, 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता, 2 ध्रुव तो बन गए थे, लेकिन एक तीसरा गुट जो दोनों के साथ शामिल नहीं था, जो दोनों के साथ शामिल नहीं होना चाहता था, वो कौन सा गुट था? ऐसे गुट में जो देश थे उनको गुट निरपेक्ष देश बोला गया। ठीक है, तो अब देखिए, 2 ध्रुवीयता को चुनौती, मीन 2 गुट बन गए थे, उनको चुनौती दे रहा था तीसरा कि हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे, हम अलग रहेंगे, हमें आपके विवाद में नहीं पड़ना है। हम देख चुके हैं कि किस तरह से शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बन रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का तीसरा विकल्प कि ना इसके साथ ना इसके साथ, हम अलग रहेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। तीनों के नेम याद रखना, देश और इनके नेम की शुरुआत किसने की गुट निरपेक्ष आंदोलन की? 1956 में एक बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो राष्ट्रपति थे वहाँ के, और घाना के वामे एंट्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। इन 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इन तीनों का समर्थन किया। अब ये 5 नेता हो गए। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये 5 नेता जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या कहलाए? संस्थापक कहलाए। 5 नेता ये। अब इन 5 नेता जो है इनके नेम और किस देश से थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन से थे? आपको अलग से नोट करना है। 5 देश और उनके राष्ट्राध्यक्षों के नेम क्या थे? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। नोट करने वाला पॉइंट है, यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था।
क्या इन 5 देशों के बीच सहयोग, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, इस पर भी देखना, और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। ठीक है, बहुत से अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए थे, तो उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने शामिल हुए? 25 देश। नोट करने वाला पॉइंट है। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। ठीक है, अब 2016 में ये संख्या बढ़ती गई। देखो 2016 में वेनेजुएला में हुए 17वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश थे और 17 पर्यवेक्षक देश। 2016 में कितने थे? पहले सम्मेलन में तो 25 थे, 2016 तक आते आते गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 120 हो गई और 17 पर्यवेक्षक देश थे। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। जैसे जैसे बढ़ता गया, इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्ट्रिक्ट परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। क्या परिभाषा है? बिकॉज इसका जो स्वरूप है वो समय के अनुसार बदलता गया, इनकी सोच बदलती गई। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है ये बताने के बजाय ये ज़्यादा आसान है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन वास्तव में यह आंदोलन क्या नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है यह आंदोलन है? क्या नहीं है? महाशक्तियों में के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। इतना पता है। क्या है, क्या लक्ष्य है इनका, वो पूरी तरह से परिभाषित नहीं हो पाया, समय के अनुसार बदलता गया। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते थे या तटस्थता का पालन करते हैं। बिल्कुल तटस्थ नहीं हुए पूरी तरह से। ये नहीं कि किसी जगह वॉर हो रही है, हम युद्ध हो रहा है, हम वहां मध्यस्थ नहीं बनेंगे। नहीं, गुट निरपेक्षता का मतलब गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकवाद नहीं। ठीक है, पृथकवाद का अर्थ है गुट निरपेक्षता का मतलब जो है वो पृथकवाद नहीं, मीन अलग थलग रहना नहीं। पृथकवाद का मतलब होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। 1787 से अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने क्या किया? अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखा। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, उसके बाद पहले विश्व युद्ध तक अमेरिका पूरी तरह से अलग थलग रहा, किसी के मामले में अपना इंटरफेयर नहीं किया। उसने पृथकवाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुट निरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता की सक्रिय भूमिका निभाई। अमेरिका ने क्या था? अमेरिका जब एक तरह से स्वतंत्र हुआ उसके बाद वो बिल्कुल पृथक रहा, पृथकवाद की नीति अपनाई। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल थे वो बिल्कुल पूरी तरह से पृथक नहीं हुए। उन्होंने जहां समस्या थी वहां मध्यस्थ की भूमिका भी निभाई। ठीक है, गुट निरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने का उनका संकल्प है। मीन गुट निरपेक्ष देशों की जो ताकत की जड़ थी वो क्या? एक तो उनकी आपसी एकता, और महाशक्तियां दोनों उन्हें अपने खेमों में शामिल करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी तरफ से मजबूत थे कि हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं होंगे। ये उनकी एक तरह से ताकत थी। गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है कि तटस्थ रहेंगे। ठीक है, कोई वॉर हो रही है, कोई समस्या है, उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। नहीं, टांग अड़ाने का मतलब नहीं मीन मध्यस्थता नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वो जहाँ समस्या है वहाँ भी हम जाएंगे और समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि तटस्थ रहेंगे, बिल्कुल पृथक रहेंगे, ऐसा नहीं। मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है,
युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के लिए अंततः प्रयास भी किया है। तो आज हमने क्या पढ़ा? शीत युद्ध के दायरे और जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, गुट निरपेक्ष देश थे, उनका सम्मेलन कैसे हुआ, कौन उनके संस्थापक थे और गुट निरपेक्षता का एक तरह से अर्थ क्या था। गुट निरपेक्ष देश जो है वो तटस्थ या पृथक नहीं थे। ये नहीं कि कहीं समस्या है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, बस उनका तो लक्ष्य इतना था कि हम उन दोनों खेमों में शामिल नहीं होंगे, अलग रहेंगे, लेकिन कहीं हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम अपना योगदान देंगे।